हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं संदीप तिवारी और फिर से स्वागत है आप सब लोगों का क्लास 11 की फिजिक्स के एक नए वीडियो में जो कि बेस्ड है बर्नौली थ्योरम पे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्लास 11 के लिए, सबको समझ में आ जाता है। जहाँ तक मैं जानता हूँ शायद ही कोई स्टूडेंट हो जिसे ये समझ में ना आए। लेकिन इन सबसे पहले अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट आप लोगों को अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहें क्लास 11 के लिए, क्लास 12 के लिए, जेई के लिए और नीट के लिए। तो चलो आगे बढ़ते हैं अपने इस टॉपिक में। सो बर्नौली थ्योरम। तो बर्नौली थ्योरम जो है ये ज़्यादातर हम में से हर कोई ना कोई स्पोर्ट देखता है, ठीक है। तो आजकल आईपीएल चल रहा है, ठीक। तो आईपीएल यानी कि क्रिकेट, तो क्रिकेट हो या फुटबॉल, बहुत ही फेमस और बहुत ज़्यादा दीवानगी होती है दोनों को लेके। तो दोनों ही गेम्स में इस थ्योरम का यूज होता है। वैसे तो हमारी डे टू डे लाइफ में हम लोग सब जानते हैं कि पानी हमारे घर में आता है, ठीक है, और नदी हमने देखी है और पानी को बहते हुए। तो जहाँ पर भी कोई फ्लोइंग लिक्विड है वहाँ पे बर्नौली थ्योरम एप्लीकेबल होता है। और ऐसे ही एक फ्लोइंग लिक्विड तो नहीं कहते लेकिन फ्लूइड कहते हैं एयर जो हमारे चारों ओर है। और एयर जब फ्लो करती है तब भी बर्नौली थ्योरम लगता है। और इसी के इम्पैक्ट की वजह से क्रिकेट में बॉल स्विंग करती है। तो स्विंग आप सब लोग जानते हैं। तो बॉल स्विंग करने के पीछे अगर कोई एक्सप्लेनेशन हमको देना है तो बर्नौली थ्योरम से ही हम दे सकते हैं। और इसके अलावा जब फुटबॉल में गोल पे किक होती है और फुटबॉल सीधे से जाके टर्न हो जाती है, घूम के जाती है, तो वहां पर भी यही एप्लीकेबल है। तो ठीक है, तो हम समझते हैं कि कैसे ये होता है। तो सपोज एक कोई पाइप है, उसमें लिक्विड फ्लो कर रहा है। अब एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि ये जो लिक्विड होता है हमारा, इसके लिए हम कुछ कंडीशंस रखते हैं। हम कहते हैं कि जो आइडियल लिक्विड होगा, यानी कि आइडियल लिक्विड, उसके लिए ही ये प्रिंसिपल फॉलो करता है। आइडियल लिक्विड पर ही एप्लीकेबल है। अब आइडियल लिक्विड के लिए कुछ उसकी क्वालिटीज हैं। तो पहली है इनकम्प्रेसिबल, दूसरी है नॉन विस्कस, और लास्ट है वो फ्लो को लेकर है, उसे हम बोल देते हैं इररोटेशनल, इररोटेशनल फ्लो। तो ये दोनों जो लिक्विड की क्वालिटीज हैं, मतलब लिक्विड कैसा होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल मतलब कि हम फ्लूइड पर प्रेशर डाल रहे हैं तो ऐसा नहीं कि उसका वॉल्यूम कम हो जाए, है ना। जैसे एक बलून है, उस पर हम प्रेशर लगाएंगे बाहर से तो पिचक जाएगा। बट इस लिक्विड के साथ ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, आप कितना ही प्रेशर लगा लो। तो इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए लिक्विड। सेकंड, नॉन विस्कस। अब देखो, सपोज लिक्विड है, लिक्विड में लेयर्स होती हैं, एक लेयर के ऊपर लिक्विड, उसके ऊपर और लिक्विड और लिक्विड, तो लेयर्स है। अब जब ये लेयर्स फ्लो करती हैं तो इनके बीच में फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। फ्रिक्शन नहीं होने का मतलब नॉन विस्कस होगा, ठीक है। तो जहाँ ज़्यादा फ्रिक्शन होता है उसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ। सपोज आपने हनी लिया है, शहद, तो जब आप उसकी ड्रॉप गिराते हैं तो बहुत धीरे 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 वो फैलती है। क्यों? क्योंकि इसकी लेयर्स जो होती हैं हनी की, उनके बीच में फ्रिक्शन ज़्यादा है। और फ्रिक्शन कम होने का एग्जाम्पल है वाटर। हनी के कंपैरिजन में वाटर तुरंत फैल जाता है। तो ऐसा लिक्विड हम बोलते हैं नॉन विस्कस। तो नॉन विस्कस होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। थर्ड, फ्लो ऑफ द लिक्विड शुड बी इररोटेशनल। इररोटेशनल का मतलब है कि लिक्विड ऐसे गोल गोल ना घूम रहा हो, सीधा फ्लो कर रहा हो, तो हमको बोल देते हैं। या जैसे कहीं पर आपने पहाड़ी, नदी या झरने पर देखा होगा तो पानी बहुत घूमता है जिससे झाग बन जाता है, फेन, तो वो नहीं बनना चाहिए, ठीक है। तो यानी इररोटेशनल फ्लो है, तब जाके आइडियल लिक्विड कहलाएगा वैसा लिक्विड, और तब हम बर्नौली थ्योरम लगाएंगे। अब बर्नौली थ्योरम के लिए हम कोई पाइप ले लेते हैं। उस पाइप का जो एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वो यहाँ पर कुछ है, वहाँ पर कुछ और है। तो यहाँ पर A1 ले लिया, वहाँ पर A2, दोनों जगह अलग अलग है। और जब क्रॉस सेक्शनल एरिया अलग अलग होता है तो वेलोसिटी यानी V1 और V2 ये दोनों भी अलग अलग होंगे, ठीक। और यहाँ पर प्रेशर भी कुछ ले लेते हैं कि सपोज यहाँ पर प्रेशर P1 है, यहाँ पर P2 है। यहाँ से हम लिक्विड को पाइप में इन एंटर कराएंगे और यहाँ से लिक्विड बाहर निकल जाएगा। तो एक जगह एंट्री हो रही है, दूसरी जगह एग्जिट हो रहा है। तो अब यहाँ पे मतलब छोटी सी डेरिवेशन, ज़्यादा कुछ नहीं, बट हम उसकी पहली कंडीशन समझ ले रहे हैं कि आखिर क्या क्या कंडीशंस हैं बर्नौली थ्योरम के लिए। अब ये जो
वर्क और एनर्जी का जो कन्वर्जन है उसको हम यूज करते हैं। अब यहाँ से लिक्विड को एंट्री कराएंगे, ठीक है। यहाँ पर है प्रेशर P1, तो जो फोर्स लगेगी वो क्या होगी, P1 A1। तो यहाँ से जब हम फोर्स लगाएंगे लिक्विड पे तो वो फोर्स ये होगी P1 A1। तो ये फोर्स है, इसके कारण लिक्विड अब यूनिट टाइम की हम बात कर रहे हैं। अगर वेलोसिटी ये है तो यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस चलेगा वो क्या हो जाएगी V1। वेलोसिटी V1 है तो 1 सेकंड में जो डिस्टेंस चलेगी वो V1 हो गई, है ना। तो जो वर्क हो जाएगा, दिस इज द फोर्स, और हम डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे, डिस्प्लेसमेंट से, F1 V1। तो जो वर्क हो गया यहाँ पे वो हो जाएगा P1 A1 और इनटू V1। ये वर्क क्या है, लिक्विड पर हम कर रहे हैं क्योंकि हम लिक्विड को अंदर ढका दे रहे हैं, है ना। तो वर्क डन ऑन लिक्विड, ऑन लिक्विड। अब यहां पर क्या होगा, लिक्विड बाहर निकल रहा है, तो बाहर निकल रहा है तो लिक्विड अपनी फोर्स लगा के बाहर निकल रहा है, क्योंकि यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहाँ पर एयर है बाहर से और लिक्विड उस पर फोर्स लगा रहा है और तब बाहर निकल रहा है। तो यहाँ पर वर्क इज डन बाय द लिक्विड, यहाँ पर क्या है, वर्क इज डन ऑन द लिक्विड। तो यहाँ पर हम W2 कह देंगे P2 A2 V2। सिमिलरली जैसे यहाँ कहता वैसे सिमिलरली, क्योंकि बाकी चीजें सेम है ना, प्रेशर वहां भी है, एरिया वहां पर भी है और वेलोसिटी वहां पर भी है। फर्क क्या है, वर्क डन ऑन लिक्विड, वर्क डन बाय लिक्विड। तो अब हम नेट वर्क ले लेते हैं, नेट वर्क डन बाय लिक्विड बराबर W2 माइनस W1, या ऑन लिक्विड लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए, ऑन लिक्विड, तो वो W1 माइनस W2 हो गया। तो इसको हम लिख लेंगे P1 A1 V1 माइनस P2 A2 V2। तो P1 A1 V1 माइनस P2 A2 V2, वर्क डन ऑन लिक्विड, नेट। अब यहां से ये तो हमें पता चला दिया कि उस पर कितना वर्क हुआ है। अब अगर उस पर वर्क हुआ है तो उसकी एनर्जी बदलेगी, ठीक। आते हैं चेंज इन एनर्जी। ऑफ मास m, सपोज हम मास m ले लेते हैं, ठीक। अब ये मास m क्या है, फ्लोन इन यूनिट टाइम, क्योंकि हम यूनिट टाइम पर चल रहे हैं। सपोज यूनिट टाइम में ये मास फ्लो किया है, मतलब इतना मास इधर से उधर चला गया, तो उस पर वर्क कितना हुआ होगा, उसकी एनर्जी कितनी चेंज हुई होगी, वर्क तो हमने निकाल लिया। तो उसकी एनर्जी क्या चेंज हुई होगी, देखो यहाँ पर वेलोसिटी v2 है, तो हाफ m v2 स्क्वायर, ये तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर है, यहाँ वाली को घटा देंगे, है ना। फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो ये तो हो गया हमारा डेल्टा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, प्लस अब चेंज होगा पोटेंशियल एनर्जी में भी, ये हो गया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज और पोटेंशियल एनर्जी का चेंज, और यही चेंज किसके कारण हुआ है, इस वर्क के कारण, इस वर्क के कारण ये चेंज हुआ है। तो अब हम दोनों को बराबर रखते हैं, यानी कि ये तो चेंज हो गया हमारा हाफ m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर प्लस mg h2 माइनस h1, ये है चेंज इन एनर्जी, और ये किसके कारण हुआ है, वर्क के कारण। वर्क हमारा क्या है, P1 A1 V1 माइनस P2 A2 V2। तो ये वर्क लिक्विड पे किया गया, जिसके कारण ऊपर वाला एनर्जी चेंज उसका हो गया। अब इसे मैं नीचे वाले को हटा देता हूं। तो यहां से अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, हमने उसको अप्लाई करना है यहाँ पे। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या बोलती है, A1 V1 बराबर A2 V2, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। और ये असल में होता क्या है, A1 V1 हम कहेंगे कि A1 V1 बराबर है A2 V2 के,
डिवाइडेड बाय टाइम। ये क्या हो गया, मीटर स्क्वायर एरिया और मीटर पर सेकंड, तो ये वॉल्यूम पर सेकंड, मीटर क्यूब पर सेकंड, तो वॉल्यूम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम, तो वॉल्यूम पर सेकंड। तो यहां पर मैं इसको लिख देता हूं P1 माइनस P2 इंटू V, रेट P1 माइनस P2, A1 B1, चलो एक बार अच्छे से कर लेते हैं। P1 A1 B1 को मैंने लिख दिया VR, इसको लिख देते हैं VR, रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो, माइनस P2 इंटू VR। अब यहां से VR कॉमन लूंगा तो P1 माइनस P2 हो जाएगा, है ना। VR क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम, लिक्विड के वॉल्यूम का फ्लो किस रेट से हो रहा है। अब बस हमें क्या करना है, यहां पर से हाफ m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर प्लस mg h2 माइनस h1, ये बराबर हो गया vr v1 माइनस v2। ये तो वॉल्यूम है। अब देखो लिक्विड तो वही है, हमने क्या बोला, यूनिट टाइम में जो लिक्विड फ्लो कर रहा है, ठीक। और ये m क्या है, उसी लिक्विड का मास, और वो उधर क्या है, उसी लिक्विड का वॉल्यूम, मास मास वॉल्यूम, सेम लिक्विड का जो यहां से यहां गया, ठीक है। तो मैं m यहां से कॉमन ले लेता हूं, अंदर क्या आ जाएगा, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर ओवर 2 प्लस g इंटू h2 माइनस h1, m कॉमन ले लिया। इस v यानी वॉल्यूम को मैं यहां ले आता हूं, बराबर हो गया P1 माइनस P2। मैंने क्या पहले यहाँ m कॉमन लिया और इधर वाला VR मैंने यहाँ इसके नीचे भेज दिया। अब मास अपॉन वॉल्यूम, लिक्विड वही है जो यहाँ से यहाँ गया था, उसी का मास उसी का वॉल्यूम, तो मास अपॉन वॉल्यूम यानी कि डेंसिटी, जिसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ मैं लिख दूंगा रो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर ओवर 2 प्लस g इंटू h2 माइनस h1 बराबर P1 माइनस P2। अब ऊपर वाले को मिटा देते हैं। अब यहां पर क्या करते हैं, 1 वाले साथ ले लेते हैं, 2 वाले साथ ले लेते हैं, 1 1 1, पहले इसको खोल देते हैं। तो रो v2 स्क्वायर ओवर 2 माइनस रो v1 स्क्वायर ओवर 2 प्लस रो g h1 माइनस रो g h2 बराबर P1 माइनस P2। रो रो अंदर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। अब 1 वाले साथ 2 वाले साथ, तो ऐसा आ जाएगा P1 प्लस रो v1 स्क्वायर ओवर 2 प्लस रो g h1 बराबर P2 प्लस रो v2 स्क्वायर ओवर 2 प्लस रो g h2। ये सब 1 की बातें कर रहे हैं, 1 पर क्या है, 1 की चीजें, और 2 ये वाला पॉइंट है 2 की चीजें। या इसको और अच्छे से हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर का प्रेशर, यहाँ पर का प्रेशर, यहाँ पर का स्पीड का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी अपॉन 2, ऐसे ही यहाँ पर का हाइट और रो जी। अब वही सब चीजें इस पॉइंट की, तो इसको बहुत क्लियरली ऐसे लिख सकते हैं, रो वी स्क्वायर ओवर 2 प्लस रो जी एच बराबर कांस्टेंट। तो जब भी कोई आइडियल लिक्विड फ्लो करता है, आइडियल लिक्विड, ठीक, तो उसके अंदर ये तीन चीजों का जो सम होता है वो कांस्टेंट रहता है किसी भी पॉइंट पर। इस पॉइंट पे लूं, इस पॉइंट पे लूं, यहाँ लूं, इन तीन चीजों को अगर मैं जोड़ूंगा, सम करूंगा, तो वो हमेशा कांस्टेंट निकल के आएगा। यही है बर्नौली थ्योरम, ठीक। तो होप आप सब लोगों को ये बहुत अच्छे समझ में आया होगा और आना ही चाहिए। सो अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को इसे बताइए और सब्सक्राइब करवाइए। सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू अगेन इन द